दो देवरानी जेठानी का 50 मर्द वाला ससुराल। शुभांगी, रेवा, तुम दोनों के नए नक्श बहुत सुंदर हैं। वैसे तो मैंने ब्राइडल मेकअप किए हैं, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। थैंक यू सो मच मोना, इट मीन्स अ लॉट। वैसे तुम दोनों आज खुश तो बहुत होगी, क्योंकि तुम दोनों का सपना था एक ही घर में शादी करने का, और आज तुम दोनों एक ही ससुराल में शादी करके देवरानी जेठानी बनकर जा रही हो। मगर मैंने सुना है तुम्हारे ससुराल में पूरे 50 लोग हैं। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी? अपनी मेकअप वाली सहेली मोना की बात पर रेवा चैन भरी मुस्कुराहट से कहती है, मोना, आजकल की लड़कियां जॉइंट फैमिली में शादी करने से बचती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में शादी करने का बहुत फायदा है। एक पूरा भरा पूरा ससुराल मिलता है, और हमारी ससुराल में कितनी सारी औरतें होंगी, ताई जी, काकी माँ, सासू माँ, नंदे, दादी, सब मिलजुल कर हाथ बटाकर काम करेंगी। थोड़ी खट्टी मीठी नोक-झोंक होगी, खुशियां होंगी। थोड़ी देर में रेवा शुभांगी शादी के जोड़े में मंडप में आ जाती हैं। तभी गाजे बाजे के साथ 50 मर्दों से भरी बारात आती है, जिसमें बूढ़े, दादा, ससुर लुंगी लहराते हुए नाचते हैं। ढली जाए रे जवानी इंतजार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं। कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, आहा कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तभी आरती की थाली लेकर बारातियों के स्वागत में खड़ी दुल्हन की माँ मोहिनी गुस्से में झल्ला जाती है। तौबा तौबा, ये दूल्हे का दादा ससुर कितना ठरकी आदमी है। एक पैर कब्र में पड़ने को है और इसको बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। ऊपर से बारात में एक भी औरत नजर नहीं आ रही है, मर्द ही मर्द भरे हैं। जैसे ही मोहिनी इस बारे में लड़के वालों से बातचीत करती है तो ससुर बनवारी कहते हैं। अरे समधन जी, वो दरअसल हमारे यहाँ का रिवाज है। बारात में औरतें नहीं आती हैं, पीढ़ियों से यही परंपरा चली आ रही है। अच्छा ठीक है समधी जी। जी जी। अरे पंडित जी, मंत्र पढ़िए, फिर हम बारात वालों को दुल्हन लेकर लौटना है। शुक्र है भगवान का, बात संभल गई, नहीं तो भेद खुल जाता तो मेरे दोनों बेटों का घर बसते बसते रह जाता। आखिर बनवारी ऐसी कौन सी सच्चाई को पर्दे में छुपाए हुए हैं, जहां धूमधाम से शादी करके शुभांगी रेवा देवरानी जेठानी बनकर ससुराल में आती हैं। तभी पड़ोसन उन्हें घूरते हुए खुसर फुसर करना चालू कर देती हैं। तौबा तौबा कोकिला बहन, पता नहीं कौन से माँ बाप ने अपनी लड़कियों का ब्याह ऐसे मर्दों से भरे ससुराल में रचा दिया। अरे शीला बहन, तुम नहीं जानती, आजकल की लड़कियां बड़ी कामचोर होती हैं, इसीलिए तो सास बिना ससुराल चुना है दोनों ने। ससुराल के सभी मर्दों का कान उनकी बातों में लगा था। तभी ताया ससुर लखन ने कहा, अरे ओ मोहित, जा बाहर का पाला मार कर आ जा, वरना ये पड़ोसन ताका झांकी करेंगी। अरे ओ नंबर 10 और 12, आरती और आलते की थाली मांगी थी, कहाँ रह गए? बस ला रहे हैं पिताजी। हाँ पिताजी ला रहे हैं। दोनों आरती आलते की थाली लाकर देते और बनवारी दोनों बहू का स्वागत करता है। 50 मर्दों के बीच दोनों देवरानी जेठानी अंदर ही अंदर हिचकिचाहट से भरी थी। हे भगवान, इस घर की सारी लुगाई पता नहीं कहाँ लापता है, जो जिम्मेदारी सास ननद को निभानी थी ससुर देवर निभा रहे हैं। आओ बहू आओ, तुम दोनों देवरानी जेठानी कलश गिराकर अपने ससुराल में कदम रखो। जी ससुर जी। 50 मर्दों के बीच में खड़ी दोनों देवरानी जेठानी के हाथ पैर फूल रहे थे। तभी मंजले चाचा ससुर हरिंदर ने कहा, अरे भाई, अब दोनों देवरानी जेठानी खजूर के पेड़ की तरह तनी खड़ी रहोगी क्या? आशीर्वाद लो सबके। जी 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 चाचा जी। दोनों चाचा, काका, जेठ ससुर, ताया ससुर सबके आशीर्वाद लेती हैं, और अंत में बारी आती है दादा ससुर की। खूब खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अब जल्दी से तुम दोनों देवरानी जेठानी बस मुझको मेरा पड़ पोता दे दो। यह सुनकर दोनों देवरानी जेठानी शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। दादाजी, हम दोनों थक गई हैं, क्या हम कमरे में चली जाएं? क्यों नहीं रेवा भाभी, हम आपको ले चलते हैं। आधे दर्जन देवर दोनों देवरानी जेठानी का हाथ पकड़े उन्हें कमरे तक छोड़ने जाते हैं। दोनों खूब भड़की हुई थी। ये भगवान, ये मेरे देवर आदमी है या पैजामा? मैं बार बार हाथ छुड़ा रही हूँ, बार बार हाथ पकड़ ले रहे हैं, जैसे कि मेरे पति लग रहे हो। कमरे के अंदर आकर दोनों देखती हैं कि उनके देवर, जेठ, चाचा, ताऊ सब सजावट में जुटे हुए। तभी काका ससुर धनपत कहते हैं, धत तेरे की। अरे ओ लड़को, तुम दोनों को कहा था ना कि दोनों देवरानी जेठानी को दरवाजे पर ही रोक के रखना। सारा सरप्राइज वहाँ चौपट कर दिया। कोई नहीं काका, भाभी देखिए, हमने आपका कमरा सजा दिया है, आपको पसंद आया? जी जी, अच्छा है कबीर भैया। रेवा को असहज महसूस होते देखकर ताऊ ससुर कहते हैं, अच्छा बहू, तुम आराम करो, हम चलते हैं। सभी मर्दों के कमरे से निकलते ही जेठानी देवरानी गुस्से में उबलते हुए दरवाजा भेड़ लेती हैं। भैंस की आंख,
अब तो इन मर्दों ने हद ही मचा दी है। पता नहीं सासू माँ, ननद जी, ताई जी सब कहाँ हैं? जेठानी रेवा खुद में बड़बड़ा ही रही होती है, तभी फिर से खटखट होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो सामने दादा ससुर दूध से भरा ग्लास लेकर खड़े थे। दादाजी, आप यहाँ? अरे ये लो बहुरिया, ये दूध शुभम को पीने को दे देना। बादाम केसर मलाई डालकर बनाया है। जी अच्छा। थोड़ी देर में जैसे दोनों देवरानी जेठानी के पति कमरे में आते हैं तो वो झगड़ पड़ती हैं। शुभांगी, तुम इतनी भड़की हुई क्यों हो? मार क्यों रही हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे घर की सारी औरतें अनशन पर चली गई हैं क्या? 50-50 मर्दों से भरे ससुराल में हमें कितना अजीब लग रहा है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ शुभांगी, मगर तुम्हारे ससुराल में एक भी औरत नहीं है, यही सच्चाई है। सच्चाई पर से पर्दा उठते ही दोनों को सदमा सा लगता है। बिना औरतों के ससुराल में हम नहीं रह सकते। मुझे जाने दो शुभम। रेवा रुक जाओ प्लीज। बरसों के बाद हम मर्दों से भरे परिवार में औरतें आई हैं। सुना है औरतें घर को संजो कर रखती हैं। मेरा बिखरा हुआ घर बसा दो। कहते कहते शुभम की आंखें डबडबा जाती हैं, जैसे उसके टूटे दिल से शब्द बाहर निकल रहे थे। दोनों देवरानी जेठानी अपना फैसला बदल कर ठहर जाती हैं। सुबह जब दोनों कमरे से बाहर आती तो बिखरा घर देखकर हक्की बक्की हो जाती हैं। बाप रे, ये घर है या कूड़ादान? कितनी गंदगी मची है। जेठानी जी, इस घर की सफाई करते करते हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। कर भी क्या सकते हैं, 50-50 मर्दों से भरा ससुराल है। मर्द घर को संभाल लें तो औरत की जरूरत ही क्या है। हम दोनों को मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाना है। दोनों बेचारी सफाई में भिड़ जाती हैं। कोने कोने में कई जगह पान तमाकू थुका देखकर शुभांगी को घिन चढ़ जाती है और कुछ देर बाद सफाई करके मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। अभी तो 50-50 मर्दाने लोगों का खाना भी तैयार करना है। दोनों जैसे रसोई में पहुंचती तो मिट्टी का चूल्हा देखकर माथा पीट लेती हैं। गई भैंस पानी में। आज के मॉडर्न गैस चूल्हे के जमाने में हमारे ससुराल में मिट्टी का चूल्हा है, हमें धुएं में खाना बनाना पड़ेगा। तभी बाहर से दादा ससुर सख्ती भरे मिजाज में फरमाइश लेते हैं। अरे ओ दोनों देवरानी जेठानी, अरे खाना में चावल उबाल कर मत लाना, क्योंकि घर का सारे मर्द चूल्हे की रोटी खाने के शौकीन है। गर्मा गर्म रोटी और बढ़िया दम आलू बनाना। लग गई लंका। 50 मर्दों के लिए रोटी बनाना राय का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। शुभांगी, मुझे तो अभी से ही चक्कर आ रहे हैं। कहां से कहां हम इस 50 मर्दों से भरे ससुराल में आकर फंस गई हैं। हमारे भाग ही फूटे थे। देवरानी गुस्से में परात भरकर आटा गूंथती है और जेठानी सब्जी काटती है। कई बार तो चूल्हे की रोटी बनाते हुए बेचारियों का हाथ भी जल जाता है। फिर 50 को परोस कर भी देना पड़ता है। वाह भाई, मानना पड़ेगा, तुम दोनों देवरानी जेठानी ने बढ़िया दमदार खाना बनाया है। पापा, घर में औरतों के होने का यही तो सुख होता है। भाभी, इसके बाद मेरे कॉलेज के सारे कपड़े धो देना। ठीक है देवर जी, आप निकाल कर दे देना। बहू, जब अपने देवर के कपड़े धुल लोगी तो मेरी 10-12 धोती मैली हो गई है, उसे भी धो देना। 10-12 धोती? हमने तो जैसे धोबी घाट खोला है ना। सारे मर्दाने अपने मैले कपड़े इकट्ठा कर देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी आंगन में थापी से पटक पटक कर कपड़े धोती हैं। वहीं पड़ोसन को खिला चुटकी लेती है। और तुम दोनों देवरानी जेठानी की मजे में तो कट रही है ना। मर्दों से भरे ससुराल में एक धो भी नहीं लगवा सकते क्या? आग लगे इनकी कमाई में। हाँ आंटी जी, आप होती कौन है हमारे घर के मर्दों के खिलाफ अब शब्द बोलने वाली? अपने काम से काम रखिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है भैया, नेकी कर दरिया में डाल। बड़बड़ाते हुए कोकिला मुंह टेढ़ा करके अंदर चली जाती है। वहीं चाचा ससुर उनकी बातें सुन लेते हैं। ऐसे ही 50 मर्दों से भरे ससुराल में दोनों देवरानी जेठानी का दुख भरा वक्त गुजर रहा था। दोनों अपनी परेशानी खुलकर किसी से कह भी नहीं पाती थी। फिर एक सुबह सुबह दादा ससुर खाना बनने में देरी हो जाने पर भड़क जाते हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी को समय का तकाजा नहीं है, इतनी देर से क्यों उठी हो? दादाजी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इसीलिए देरी हो गई। अरे देखने में तो दोनों चंगी भली लग रही हो, तुम लगाइयों के बहाने बड़े होते हैं। ससुराल के मर्दों से खरी खोटी सुनकर दोनों आंखों में आंसू लेकर किचन में आकर काम में लग जाती हैं। आज अगर हमारे ससुराल में औरतें होती तो खुलकर कह पाती कि हमें महावारी शुरू हो रही है। अपना दर्द हम किससे बांटे? हमारे ससुराल के मर्दों को बस अपनी सेवा पानी से मतलब है। रसोई के दरवाजे पर खड़े ससुर ये सुनकर बाहर जाकर सबको बताते हैं, जिससे ससुराल के सभी मर्द शर्मिंदगी से भर जाते हैं। अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी उठती हैं तो देखती हैं कि कुछ मर्द सफाई में जुटे हैं। देवर नाश्ता बना रहे थे, दादा ससुर आरती कर रहे थे। बहू, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी समस्या को समझा नहीं।
हम मर्द तुम्हारी सास की जगह तो नहीं ले सकते, मगर पिता, भाई और दादा तो बन सकते हैं। ये सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं और दोनों अंत में मर्दों से भरे ससुराल में घुल मिल जाती हैं। आहा, हे भगवान, कमर भी अकड़ कर रह गई है। आज तो बड़ी ही धोबी पछाड़ सफाई की मैंने। रिद्धिमा, रिद्धिमा, आई माँ जी, बोलिए। आज मेरा मन ताजा बेसन की कढ़ी खाने का हो रहा है, तो दोपहर के खाने में कढ़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। ऐसी मरी हुई आवाज किसको सुना रही है? जरा सी सफाई करना भी तेरे बस की नहीं है। मैं तेरी इस आवाज को सुनकर पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम गांव की लड़कियां बड़ी लोहा लठ होती हो। अब जाओ और जाकर खाना बनाओ। सरोजा ने रिद्धिमा की थकान को कुछ नहीं समझा और उसने उसे खाना बनाने को भेज दिया। रिद्धिमा सरोजा की गांव की बहू थी। वैसे तो सरोजा की 2 बहुएं थीं, लेकिन बड़ी बहू शहर से थी, इसीलिए सरोजा उससे कम काम करवाती थी और सारे काम रिद्धिमा ही करती थी। लेकिन फिर भी सरोजा अपनी शहरी बहू को ज्यादा सम्मान देती थी। हे भगवान, ये कढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा थका देती है। चलो अब जल्दी से माँ जी को ये ताजा खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खा लूंगी। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर टेबल पर खाना लगा दिया। उसके ससुर और पति वगैरह भी काम पर से खाना खाने को आ चुके थे, तो पहले रिद्धिमा ने अपनी भाभी सहित सभी को खाना खिलाया। अरे बाबा, लीजिए कढ़ी लीजिए। आपकी प्लेट में तो बड़ी ही कम कढ़ी है। अरे रिद्धिमा बहू, आज तो तू बड़ी थकी थकी सी लग रही है। आजा, तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले। नहीं जी, ये रिद्धिमा अभी खाना नहीं खाएगी। आप जानते नहीं है, पुरखों के जमाने से हमारे घर में बहू तभी खाती है जब बड़े खा ले। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो रीमा भी हमारे घर की बहू है, फिर ये क्यों हमारे साथ ही बैठकर खाती है? वो इसीलिए जी, क्योंकि रीमा रिद्धिमा से बड़ी है तो वो खा सकती है। सरोजा ने ऐसे ही बात बना दी। सरोजा के घर का ये उसूल था कि बहुएं परिवार को खिलाने के बाद ही खाती थी और वो खाना बनाते वक्त नमक भी नहीं चख सकती थी, नहीं तो उस खाने को झूठा मान लिया जाता था। और रिद्धिमा उन सभी उसूलों का अच्छे से पालन भी करती थी। आज भी सभी के खाने के बाद ही उसने खाना खाया। और माँ जी, हाँ, आप और रीमा भाभी कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ मैं अपनी बहू को अपनी सहेलियों से मिलवाने। तू घर में ही रहना। माँ जी, लेकिन नई बहू तो मैं हूँ। तो मैं क्या तुझे लेकर जाऊँ अपनी सहेलियों के बीच? अजीब इंसान है। अरे गांव वाली, तुझे मैं अगर अपनी शहरी सहेलियों के बीच लेकर गई ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम गांव के लोगों में मैनर्स बड़े कम होते हैं, तू यहीं रह। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। सरोजा अपनी बड़ी बहू को बहुत ही मैनर्स वाली और समझदार मानती थी और रिद्धिमा को कूड़ा। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन, ये सब्जी तो लगभग तैयार ही है, बस जरा सा नमक चख लूं कि कम तो नहीं है। रीमा ने ऐसे बोलकर जिस चम्मच से वो सब्जी बना रही थी उसी चम्मच से सब्जी को चखा और फिर से वो उसी चम्मच को सब्जी में चलाने लगी। नमक थोड़ा सा कम है। भाभी, आपने फिर से वही हरकत की क्या? तुम मेरी हमेशा जासूसी ही करती रहती हो क्या? भाभी, मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी, माँ ने मंगवाया था। भाभी, माँ ने कितनी बार तो हमें समझाया है कि उन्हें इस तरह से खाने को चखकर बनवाना पसंद नहीं है। हमारे घर में सख्ती से इस बात की मनाही है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं मानती हैं? तुम जरा मुझे समझाना बंद करोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। खाना बनाते वक्त नमक तो हर कोई चखता ही है। अब तुम जाओ यहाँ से। रीमा की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई से निकल आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जो रीमा ने खाने को झूठा किया हो। उसे हर बार रिद्धिमा समझाती थी, लेकिन वो उसकी बात को कभी नहीं सुनती थी। आज भी खाना बन जाने के बाद रीमा ने एक प्लेट में खाना निकाला और अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं है यहाँ। अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। वैसे भी मेरे बस की नहीं है कि सभी के खाने तक रुकना। रीमा ने ऐसे बोलकर रसोई में ही खाना खाना शुरू कर दिया। जिस बहू को सास अपनी सबसे अच्छी बहू मानती थी, वही उसकी नाक के नीचे ऐसी हरकतें कर रही थी और सरोजा को खबर तक नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन बड़ी जोरों से भूख लगी है और मैं तो जब भी लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है। लेकिन माँ जी अभी घर में नहीं है, इसीलिए मैं खा नहीं सकती हूँ। रिद्धिमा बेचारी भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन सरोजा के घर में ना होने की वजह से उसने खाने का एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। एक तरफ उसकी बहू उसके पीछे भी इतनी ईमानदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरोजा। अरे देख रीमा, ये गुलाबी रंग की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरे ऊपर तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ माँ जी, ये साड़ी तो देखने से बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल साड़ी लग रही है। आजा, तुझे दिलवाती हूँ। सरोजा ने ऐसे बोलकर रीमा को साड़ी दिलवाई, जहाँ पर रीमा को एक और साड़ी पसंद आ गई।
माँ जी मुझे तो ये वाली साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। कौन सी? अरे हाँ, ये भी अच्छी है। दोनों ही साड़ियों का कोई जवाब नहीं है। चल तो बहू तू दोनों ले ले। सच माँ जी? शुक्रिया माँ जी। अगर मैं ये साड़ी लेकर जाऊंगी तो रिद्धिमा का क्या होगा? उसे देखकर बुरा लगेगा। अरे उसके लिए ले तो लिए हैं सेफ्टी पिन, अब क्या सारा बाजार ही उसके लिए ले जाऊं? सरोजा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। जहां उसने अपनी एक बहू को ढेरों सामान दिलवाया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने रिद्धिमा के लिए कुछ भी नहीं लिया। लगभग 2 घंटे बाद दोनों सास बहू घर आईं। जहां माँ जी अच्छा है जो आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप दोनों खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूंगी। रिद्धिमा बेचारी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने पहले अपनी सास को खाना खिलाया और तब उसने खुद खाया, लेकिन इतनी सब बातों से भी सरोजा खुश नहीं होती थी। खाना खा लेने के बाद सरोजा अपनी बहुओं को उनका सामान देने लगी। ये ले रिद्धिमा, तेरी साड़ी के सेफ्टी पिन खोते रहते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये सेफ्टी पिन तेरे लिए लाई हूँ। शुक्रिया माँ जी। और देखो माँ जी ने मुझे ये 2 साड़ियाँ और साथ में ये चुनरी और ये 2 नेकलेस दिलवाए हैं। कैसे हैं? अरे नहीं, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारी पसंद तो वही गवारों वाली ही है ना, तो तुम्हें ये सब कहाँ अच्छा लगेगा। अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी अपनी सास को अपनी जेठानी की ही तरफदारी करता देख रिद्धिमा को काफी दुख होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रिद्धिमा बेचारी अपनी सास के नक्शे कदम पर चलती थी। जब भी उसे ही गलत समझा जाता था और रीमा खाने को झूठा कर करके बनाती थी और उसके अलावा कोई भी काम नहीं देखती थी, तब भी उसे ही ज्यादा सम्मान मिलता था। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन सरोजा के घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। मैंने अंदाज से तो नमक डाल दिया है, लेकिन कह नहीं सकती हूँ कि ये ठीक होगा कि नहीं। रिद्धिमा बेचारी ने अंदाजा कर करके ही खाना बनाया और बड़ी ही सफाई से खाना बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाने को बैठ गए और अरे बहू रानी तुम भी बैठो, तुम क्यों खड़ी हुई हो? नहीं नहीं, पहले आप सभी खा लीजिए, तब फिर मैं खा लूंगी। मेरे घर के यही असूल है। मेरे घर की बहुएं पहले परिवार को खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। मैं इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ रसोई का कि मेरे घर की बहुएं खाने का नमक भी बनाते वक्त नहीं चखती हैं, क्योंकि अगर इन्होंने चख लिया तो फिर खाना जूठा हो जाएगा। वाह सरोजा, बड़े ही हिसाब वाली औरत है तू शुरू से ही। और देख तुझे कितनी पाबंद बहू भी मिली है जो तेरी इस बात को मानती है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कहाँ कोई रिवाज मानती हैं। ये तो बस ठीक ठाक ही बहू है मेरी, वरना मेरी रीमा बहू है ना, वो तो बहुत ही समझदार है। सरोजा से रिद्धिमा की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसमें भी रीमा की बात को अड़ा दिया। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त का खाना रीमा के ऊपर आया। मेहमान अभी भी घर में ही थे। वही सूप बस बन ही गया, जल्दी से इसका नमक मिर्च चख लेती हूँ। रीमा ने ऐसे बोलकर चम्मच को सूप में डाला और उसी चम्मच से चुस्कियां ले लेकर वो सूप को चखने लगी। लेकिन ये मंजर बाहर से एक मेहमान ने देख लिया। हे भगवान, ये तो कैसे गंदगी से खाना बना रही है और जूठा भी कर रही है। ये सरोजा दोपहर तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि ना जाने इसकी बहू कितनी पाबंद है बातों की। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अभी दिखाती हूँ इस सरोजा को इसकी बहू की हरकत। ऐसे बोलकर वो औरत सरोजा को भी रसोई के पास ले आई, जहाँ पर सरोजा ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। अरे कौन इंतजार करेगा सभी के खाने का, मुझे तो भूख लग रही है, इसीलिए मैं तो खाना खा रही हूँ। रीमा ऐसे बोलकर खाना खाने लगी, जो कि सरोजा को देखकर बहुत बुरा लगा। और फिर सरोजा पीछे से बोली, रीमा? माँ जी, तेरी ये मजाल। अरे तुझे तो मैं अपनी सबसे अच्छी बहू समझती थी, तू ऐसी है? सरोजा ने रीमा को काफी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। अब सरोजा जान गई थी कि उसकी अच्छी बहू कौन थी। रीमा ने अपनी गलती की माफी मांगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।